स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ कि इस कोरोना टाइम में आप सब अच्छे होंगे, घर पे अपने सेफ होंगे। तो आज मैं आपके सामने आई हूँ दूसरा टॉपिक लेके ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, जो चैप्टर हमने अभी प्रीवियस क्लास में पढ़ा उसी का अनदर टॉपिक के साथ। इससे पहले वाली क्लास में हमने पढ़ा था अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के बारे में, उसकी मीनिंग, उसके बेनिफिट्स, लिमिटेशन, ये सब। आज उसी चैप्टर का दूसरा टॉपिक हम पढ़ेंगे, वो है इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग सिस्टम। तो इंटरनेशनल, अभी हमने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का, अभी हम इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड IFRS के बारे में पढ़ें। तो सबसे पहले इसके बारे में जान लेते हैं कि कैसे ये इशू हुआ, किसने इसको इशू किया। तो इट इज इशूड बाय इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड। इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड ने इसको इशू किया। अब इसके अंदर क्या क्या है ये जानते हैं। तो इट्स कवर अ वाइड रेंज ऑफ, बहुत सारे अकाउंटिंग इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, यानी कि डिफरेंट कंट्रीज़ का जो भी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है वो इसके अंदर कवर अप होता है, उन सबको ये कवर करता है अपने अंदर ना। अब इस इंटरनेशनल फाइनेंशियल सिस्टम की ज़रूरत क्यों है ये जानते हैं। तो इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग सिस्टम की ज़रूरत में सबसे पहले आता है ईजी एक्सेस टू ग्लोबल कैपिटल मार्केट। यानी कि ग्लोबल कैपिटल मार्केट मीन्स ऑल ओवर वर्ल्ड का जो कैपिटल मार्केट है उसकी ईजिली असेसमेंट हो सकती है। असेसमेंट इसलिए पॉसिबल है क्योंकि अगर इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग सिस्टम को फॉलो करते हैं, इससे क्या होता है, ये इसमें हेल्प करता है कि डिफरेंट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो अदर कंट्रीज अलग अलग स्टैंडर्ड फॉलो कर रहे हैं उसको ये अंडरस्टैंडेबल बनाता है। तो हमारे लिए जो कंट्री, जैसे इंडिया की किसी भी कंपनी के लिए अब्रॉड, आउट ऑफ इंडिया के अदर किसी भी कंपनी से उसका इन्वेस्टमेंट यहाँ पॉसिबल है, क्योंकि जब वो किसी एक पर्टिकुलर कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट को समझ सकता है, उसको अंडरस्टैंड कर लेगा, तो वो उसके बाद डिसीजन दे सकता है कि उसे यहाँ इन्वेस्टमेंट करना है कि नहीं करना है। ऐसा ही सेम कंडीशन फॉर दिस इंडियन कंपनी कि वो फंड रेज कर सकता है दूसरे अदर कंट्रीज की कंपनी से, वहाँ से फंड यहाँ वो ले सकता है। ठीक है, सेकेंड पॉइंट आते हैं ईजी टू मेक कंपैरिजन्स। अब कंपैरिजन इसलिए ईजी हो गया इसमें क्योंकि जब अलग अलग स्टैंडर्ड फॉलो होते थे तो इट वाज डिफिकल्ट फॉर अदर कंट्रीज टू मेक कंपैरिजन। कंपेयर करना उस वक्त मुश्किल था क्योंकि सबका अलग अलग स्टैंडर्ड था, लेकिन ये IFRS ने इस मुश्किल को दूर कर दिया और एक इक्वालिटी लाया, जिसकी वजह से कहीं की भी कंट्री जो है, किसी भी कंपनी, चाहे वो किसी भी कंट्री में हो, वो किसी अदर कंट्री या अदर कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट को अंडरस्टैंड कर सकता है, उसको देख सकता है और उसको कंपेयर कर सकता है। नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज यूनिफॉर्मिटी इन फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। यानी कि फाइनेंशियल रिपोर्टिंग में यूनिफॉर्मिटी मतलब इक्वालिटी, सेम होना। अब इस यूनिफॉर्मिटी जो है वो हमको हेल्प करता है इम्प्रूव द स्टैंडर्ड एंड क्वालिटी ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। ये जो यूनिफॉर्मिटी होने की वजह से फाइनेंशियल रिपोर्टिंग जो है उसका स्टैंडर्ड अच्छा हो जाता है, वो और भी अच्छा हो जाता है, इसके साथ साथ उसकी क्वालिटी जो है वो भी अच्छी हो जाती है। सो नेक्स्ट पॉइंट, ट्रू एंड फेयर वैल्यूएशन ऑफ एसेट्स। यानी कि एसेट्स का ट्रू और फेयर वैल्यूएशन होता है। अब तक अगर हम अपने इंडियन ट्रेडिशनल सिस्टम को माने, जैसे जो हमारे इंडिया में फॉलोअप होता रहा है पहले, उसके अकॉर्डिंग हम हिस्टोरिकल कॉस्ट मेथड को फॉलो करते थे। इवन इन द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो हमने पिछले क्लास में पढ़ा है उसमें ये देखा है कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो है वो एसेट्स की वैल्यूएशन के लिए हिस्टोरिकल कॉस्ट मेथड को फॉलो करता है। बट यहाँ इंटरनेशनल सिस्टम वो मार्केट वैल्यू को प्रेफर करता है। मार्केट वैल्यू प्रेफर करने की वजह से जो एसेट्स का एक्चुअल वैल्यू है उसकी असेसमेंट जो है वो इजी हो जाती है और वो किसी भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट के लिए वो बेटर है, क्योंकि उसकी एक्चुअल वैल्यू जब हम जानेंगे तो एक्चुअल फाइनेंशियल पोजीशन हम जान पाएंगे, जो कि ट्रू वैल्यू, जो कि हमारा हिस्टोरिकल कॉस्ट की वजह से नहीं हो पाता था। Now come to the next point, that is difficult for manipulation of fraud। यानी कि ये इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग सिस्टम एक और चीज़ में हमारे लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है, वो है किसी भी तरह की मैनिपुलेशन और फ्रॉड को ये खत्म कर देता है या उसके चांसेस को बहुत कम करता है। इसलिए कम करता है बिकॉज यहाँ पे रिजिड रूल्स बनाए गए हैं। बहुत स्ट्रिक्ट रूल होने की वजह से मैनिपुलेशन जो है वो पॉसिबल नहीं है। और इसके जस्ट अदर हैंड अगर हम देखें, ट्रेडिशनल रूल जो फॉलो होता था उसमें क्या होता था, ईजिली फ्रॉड जो है वो कमिट हो सकते थे।
सो ये इस तरह से हमारे लिए ये मैनिपुलेशन एंड फ्रॉड को भी दूर रखने में मदद करता है। तो दिस इज ऑल अबाउट द नीड्स ऑफ IFRS। नाउ इसके अलावा एक और चीज़ आज हम पढ़ेंगे, वो है बेनिफिट्स ऑफ IFRS, यानी कि इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग सिस्टम के क्या बेनिफिट्स हैं वो भी हम देखेंगे। सबसे पहला हमारा आता है हेल्पफुल टू एंटरप्राइजेज इन ऑपरेटिंग ग्लोबली, यानी कि एंटरप्राइजेज को ग्लोबली ऑपरेट करने में ये हेल्प करता है। ग्लोबली ऑपरेट करने का मतलब है कि कोई एक ऑर्गेनाइजेशन अगर यहाँ इंडिया में है तो वो अपनी अदर ब्रांच, अदर ऑर्गेनाइजेशन जो है वो अदर कंट्रीज में भी खोल सकता है। तो ये इसके लिए क्यों ये पॉसिबल इसलिए हो सकता है क्योंकि IFRS जो है वो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का कॉम्बिनेशन है, वहाँ पे हर तरह के अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को कवर किया जाता है। तो वो चाहे किसी भी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को फॉलो करता हो, यहाँ से उसको कंपेयर करना, उसको रीड करना, अंडरस्टैंड करना ईजी हो जाता है। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट दैट इज हेल्पफुल टू द इन्वेस्टर। इन्वेस्टर्स के लिए भी ये हेल्पफुल है। अब इन्वेस्टर के लिए ये कैसे हेल्पफुल है, तो इन्वेस्टर्स को जो भी इन्वेस्ट करना चाहता है किसी भी कंपनी में, वो सबसे पहले जानना चाहता है फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ दैट कंपनी, उसकी प्रॉफिटेबिलिटी। और ये तभी पॉसिबल है जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ अ पर्टिकुलर कंपनी जो है उसको हम समझ सके, उसको हम देख सके, जान सके। तो ये IFRS जैसा कि अभी हमने उसकी नीड में पढ़ा कि वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट को ट्रांसपेरेंट, रिलायबल एंड कंपेरेबल बना देता है, जिसकी वजह से उसको समझ पाना ईजी है। सो इस तरह से वो इन्वेस्टर्स के लिए हेल्पफुल होता है। नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट दैट इज हेल्पफुल टू द इंडस्ट्री। अब ये इंडस्ट्री के लिए भी हेल्पफुल है। तो इंडस्ट्री में बात आती है, अगेन इंडस्ट्री के लिए हेल्पफुल कैसे, तो इंडस्ट्री सेटअप करने के लिए, चाहे वो हम किसी भी कंट्री में सेटअप करें अपनी इंडस्ट्री, उसमें ये बहुत मदद करता है हमें, क्योंकि ईजी फंड फ्रॉम आउटसाइड द कंट्री, दूसरी कंट्रीज से, अपनी कंट्री से बाहर किसी और जगह से भी ये हमें फंड दिलाने में हेल्प करता है। और फंड तभी मिलेगा जब भी किसी के लिए किसी अदर ऑर्गेनाइजेशन किसी भी कंपनी में तभी इन्वेस्ट करती है जब उसका फाइनेंशियल स्टेटमेंट उसे प्रॉफिटेबल दिखता है और ग्रोइंग दिखता है। और ग्रोइंग जानने के लिए वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट समझ में आना चाहिए। सो नेक्स्ट पॉइंट, ट्रू एंड फेयर वैल्यूएशन ऑफ एसेट्स। एसेट्स का ट्रू एंड फेयर वैल्यूएशन, अगेन द सेम पॉइंट, उसका बेनिफिट जो हमने नीड में पढ़ा। ट्रू एंड फेयर वैल्यूएशन ऑफ एसेट्स का ये फेयर वैल्यू इसलिए दिखाता है क्योंकि ये मार्केट प्राइस को शो करता है, नॉट द हिस्टोरिकल कॉस्ट। तो मार्केट प्राइस शो करने की वजह से एसेट्स का फेयर वैल्यू हमें समझ में आ जाता है। नेक्स्ट, लोअर कॉस्ट ऑफ रेजिंग फंड्स एब्रॉड। एब्रॉड में जो फंड्स रेज करते हैं उसका कॉस्ट मिनिमाइज कर देता है, कम कर देता है। कम कैसे करता है, क्योंकि जब हम ये IFRS जो है वो हमें मदद करता है इसमें कि हमने एक ही जो भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर किया है, जो भी स्टैंडर्ड फॉलो करके, उसको हमको दोबारा से अकॉर्डिंग टू दैट पर्टिकुलर कंपनी नहीं बनाना पड़ता है, अकॉर्डिंग टू दैट पर्टिकुलर कंट्री नहीं बनाना पड़ता है। यानी कि दूसरी कंट्री के लिए एक दूसरा स्टेटमेंट नहीं तैयार करना पड़ता है। तो उससे नहीं तैयार करने की वजह से हमारा जो कॉस्ट है वो कम हो जाता है। अगर किसी भी चीज़ को हम 2 बार करें तो डेफिनेटली उसका कॉस्ट जो है बढ़ जाता है। तो यहाँ पे क्योंकि हम एक ही सेट तैयार कर रहे हैं, हमें 2 सेट तैयार करने की ज़रूरत नहीं है, तो ये हमारे कॉस्ट को कम कर देता है और हमें फंड ईजिली अवेलेबल भी करा देता है। आई होप सो आज मैंने जो भी पढ़ाया है अबाउट इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड के बारे में, उसके नीड्स और उसके बेनिफिट्स, ये सब आपको अच्छे से क्लियर हुए होंगे और आपने इस क्लास को एंजॉय भी किया है। सो विद दिस टॉपिक आई एम फिनिशिंग टुडेज क्लास। रेस्ट ऑफ द थिंग, दिस इज ओवर अबाउट दिस चैप्टर। आज हमने अपना ये चैप्टर कंप्लीट कर लिया है और इसके नेक्स्ट क्लास में आई विल कम विद द नेक्स्ट चैप्टर। सो टिल देन keep yourself safe and be healthy at your home, and thanks for watching this video. Thank you.